हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थेवेनिन थ्योरम की खोज किसने की थी और इसका जो यूज है वो सर्किट में कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसके बारे में हम आज क्या पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। थेवेनिन प्रमेय को सन 1883 में फ्रेंच इंजीनियर जिनका नाम लियोन चार्ल्स थेवेनिन था ने की और इन्हीं के नाम से इस प्रमेय को थेवेनिन प्रमेय कहा। इसका यूज हम किसी सर्किट की किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करना होता है, जबकि उसी पर्टिकुलर ब्रांच में लगा प्रतिरोध या प्रतिबाधा वेरी करती रहती है और बाकी ईएमएफ सोर्स और प्रतिबाधा या प्रतिरोध नियत होते हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है, यह आपका एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में जो ये जो डॉटेड बॉक्स दिया हुआ है दिख रहा है, इसके अंदर जो ईएमएफ सोर्स है और जो इम्पीडेंस Z1, Z2 और Z3 लगे हुए हैं, ये क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। और हमें पता करना है कि जो ZL है इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये ZL वेरी करे तो इसके थ्रू जो करंट होगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट में किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उसको बार बार लगाकर सोल्व करना होगा। तो इस बार बार सोल्व करने की जो प्रॉब्लम है, इससे निपटने के लिए हम यूज करते हैं थेवेनिन थ्योरम को। और जो इस सर्किट को है जो हम इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो कुछ इस तरीके का होगा। इसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। इस सर्किट से जो करंट होगा, ऊपर देखते हैं, वो क्या होगा, आई एल इक्व टू ई थेवेनिन अपॉन जेड थेवेनिन प्लस जेड एल। इसमें जो ई थेवेनिन है और जो जेड थेवेनिन है ये क्या है, फिक्स है, इनका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। और जो जेड एल है, वो जो जेड एल है जब जब बदलेगा तो हम मान रखकर आई एल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट है, ये ऊपर दिखा आप, इस प्रमेय के अनुसार रेखिक प्रतिबाधाओं या जनित्र से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रेखिक जाल को एक ऐसे तुल्य विद्युत परिपथ में बदला जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स जिसे ई इक्विवेलेंट या ई थेवेनिन एवं उसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट जेड थेवेनिन होती है। जो ई थेवेनिन दिए हुए जाल के टर्मिनल को खुला रखकर उनके मध्य प्राप्त वोल्टता के तुल्य होता है, तथा जो जेड थेवेनिन है उन टर्मिनलों के मध्य प्राप्त प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जो ये ई थेवेनिन है, ई टी एच है, उसको क्या कहेंगे हम, थेवेनिन वोल्टेज, और जो जेड टी एच है उसको हम कहेंगे थेवेनिन प्रतिबाधा। तो आज हमने इसका ये जो थेवेनिन थ्योरम है उसको एक कॉम्प्लेक्स जो जटिल नेटवर्क होता है उसके जो जेडएल है ये जो वेरी कर रहा है, इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके आईएल का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके मैथमेटिकल प्रूव करते हैं, इसके मैथमेटिकल जो है उसको प्रूव करते हैं कि किस तरीके से हम इसका मान निकालेंगे आईएल का। देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है, एक सर्किट ए है, ये जो फिगर ए है और दूसरा फिगर बी है। तो चित्र ए में एक जो द्विटर्मिनल जाल को प्रदर्शित किया गया है जिसमें एक सक्रिय पास तथा एक निष्क्रिय पास। इस टर्मिनल जाल के निर्गम टर्मिनल के मध्य क्या है, लोड प्रतिबाधा ZL लगी हुई है। मान लिया जाए कि चित्र ए में जो सक्रिय पास है उसमें लूप धारा I1 क्लॉकवाइज है तथा निष्क्रिय पास में लूप धारा IL है, वो भी क्लॉकवाइज है। तो चित्र बी में थेवेनिन थ्योरम के अनुसार इक्विवेलेंट सर्किट को प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां पर हमारा उद्देश्य क्या है
कि चित्र जो ए है उसकी सहायता से, चित्र ए की सहायता से जो ई इक्वलेंट या ई थेवेनिन तथा जो जेड इक्वलेंट या जेड थेवेनिन है उसको प्राप्त करना है। फिर यह दर्शाना है कि जो चित्र ए है का परिपथ चित्र बी के परिपथ के तुल्य है। तो इसे प्रूव करने के लिए आगे हम देखते हैं, ये जो ए सर्किट है, इस ए सर्किट पर हम केवीएल लगाते हैं। चित्र ए के जो दोनों लूप हैं उस पर हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। ये एक तो लूप ये है और एक ये है, इस पर हम केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल हम पहले पढ़ चुके हैं कि समेशन और आई आर इक्वल टू समेशन और वी। तो यहां से हम देखते हैं कि जो Z1 और Z3 है, ये जो प्रतिबाधाएं हैं उनमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस Z3 के अंदर जो I1 आ रहा है इस साइड से, उसके अपोजिट IL भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 IL इक्वल टू E। ये E आपके यहां लगा हुआ है, इसको समीकरण 1 दिया। अब हम इस पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं इस लूप पर। तो हम देखते हैं कि देखो ये जो IL है वो Z2 ZL और Z3 में, और इसके Z3 में IL के अपोजिट I1 भी आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो माइनस Z3 I1 प्लस Z2 Z3 और ZL, ये क्या है, IL इक्वल टू 0, क्योंकि 0 यहां पर कोई भी EMF सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको 0 पुट कर दिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बहुत सारी विधियां हैं सोल्व करने की। सबसे पहले हम समीकरण 2 से I1 का मान निकाल लेते हैं। ये I1 इसके इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IL अपॉन Z3, इसको समीकरण 3 दिया। समीकरण 3 को समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है उसमें I1 का मान समीकरण 3 से रख देंगे। तो हमने यहाँ उसका मान रख दिया समीकरण 1 में। ये देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IL माइनस Z3 का स्क्वायर IL अपॉन Z3 बराबर E। और सोल्व करते हैं इसको, तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करके हम देखते हैं कि Z3 और Z3 स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, इधर भी एक सोल्व करेंगे तो Z3 स्क्वायर आएगा। और इस समीकरण में हम ये Z1 Z3 को एज इट इज रख देंगे। यहाँ जो Z1 Z2 है और यहाँ जो Z2 Z3 है उसमें से Z2 कॉमन ले लेंगे। फिर इसी प्रकार से जो Z3 ZL और Z1 ZL में से क्या ले लेंगे, हम ZL कॉमन ले लेंगे। तो हमें इक्वेशन इस तरीके का मिलेगा। इसमें से हम IL, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, IL की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इस क्वांटिटी को इसके नीचे रख देंगे। तो IL बराबर क्या है हमारा, Z3E अपॉन Z1 Z3 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL। अब यहां से Z1 प्लस Z3 को डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, या इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो E Z3 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, ये हमें समीकरण 4 मिला, जो IL है, समीकरण चित्र ए के द्वारा जो हमने निकाला IL का मान। अब इस IL को एक दूसरी विधि जो हमने पढ़ा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, जो क्या था, मैश एनालिसिस में हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से इस प्रकार का जो समीकरण है उनको सोल्व किया था लूप्स में। जो तो इस प्रकार की कोई इक्वेशन है तो उसको हम क्या मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। इसको दूसरे तरीके से सोल्व करने का जो तरीका है वो दिखाया गया ये। अब इसमें जो धारा है वो IL निकालना है, तो इसका मान क्या करेंगे हम, ये जो डेल L है अपन डेल Z, जो डेल L है वो डेल L का मान Z सारणिक में जो द्वितीय स्तंभ है, Z सारणिक में ये जो द्वितीय स्तंभ है, द्वितीय स्तंभ को क्या करेंगे हम E सारणिक से प्रतिस्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो Z सारणिक में इसको द्वितीय स्तंभ को यहां से इस सारणिक से प्रतिस्थापित कर दिया और इसको हमने सोल्व किया, यहाँ इससे गुणा किया तो 0 हो जाएगा, इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो Z3E ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इसको वापस से इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये
राशि फिर कट जाएगी, Z3 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। फिर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों अलग अलग इनमें से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमें ये मिलेगा आई एल क्या मिला, Z3E अपॉन Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z3, ये मिला हमें। अब जो आई एल है, अब इसमें से भी हम Z1 प्लस Z3 को कॉमन ले लेते हैं, तो Z3E अपॉन Z1 प्लस Z3, या इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, Z1 प्लस Z3 से भाग कर देंगे, तो Z3E अपॉन Z1 प्लस Z3 मिलेगा, और इसके अपॉन में क्या मिलेगा हमें, Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। ये समीकरण 4 हमें दूसरी विधि मैट्रिक्स या सारणिक जो हमने मैथ्स एनालिसिस में पढ़ा था किरचॉफ लॉ में, उससे हम आई एल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या ऊपर वाले जो है दोनों में से कोई भी आप विधि से आई एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में से एक ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो समीकरण 4 हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, जो सर्किट ए है उस सर्किट में हमें ई थेवेनिन निकालना है, जिसको हम क्या ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। टर्मिनल ए और बी के बीच में ई इक्विवेलेंट या ई थेवेनिन का मान निकालता है, जिसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। तो जो ऊपर जो सर्किट दिया हुआ है आपका, ये जो सर्किट दिया हुआ है ए, ये जो सर्किट है इसमें हम जो ZL है इसको यहां से हटा देंगे, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। तो इससे हम क्या निकालेंगे, ई थेवेनिन का मान निकाल लेंगे। ये देखिए आप, ये आपको ये, तो ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहां पर जो Z2 है यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो हमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, Z3 के अक्रॉस होगा। ये जो है यहीं पे जो वोल्टेज मिलेगा वही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, क्योंकि हमने इसको जैसे इसको ओपन किया तो ये यहां से कोई भी करंट फ्लो इसमें नहीं होगा, और यहां पर जो होगा वो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा, ई इक्विवेलेंट होगा। तो हमने पहले पढ़ा है वोल्टेज डिवीजन रूल से, क्या होता है वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज इन एनी ब्रांच, तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वोल्टेज इनटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें Z3 से निकालना है, Z3 के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है यहाँ पर इसके सिरों पर। तो हम यहाँ जो इसको दिया हमने ई इक्विवेलेंट या ई थेवेनिन बोलते हैं, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना है ई इनटू सेम रेजिस्टेंस कौन सा है Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, जिसको हमने क्या कहा, ई थेवेनिन भी कहा। इसको समीकरण हमने 5 दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, इंपीडेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो इंपीडेंस क्या होगा, हम जो सर्किट ऊपर वाला है उसको हम क्या कर देंगे, यहां से ई को शॉर्ट कर देते हैं, ई को शॉर्ट कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा, Z इक्विवेलेंट मिल जाएगा ए और बी के मध्य। तो Z इक्विवेलेंट आप देखिए, Z2 जो है वो और Z3 और Z1 जो है क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो हम यहां Z इक्विवेलेंट निकालेंगे तो Z1 पैरेलल Z3 प्लस का Z2। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Z1 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस का Z2। इसको हमें समीकरण 6 दे दिया। तो हम यहाँ ई थेवेनिन समीकरण 5 मिला, और Z इक्विवेलेंट या Z थेवेनिन जिसको हम बोलते हैं वो समीकरण 6 मिला हमें इस सर्किट को। तो अब देखते हैं कि जो समीकरण 4 और 5 और 6 से, तो समीकरण 5 और 6 है, अगर हम इसको 4 से देखें, इन दोनों समीकरण को 4 से कंपेयर करें, समीकरण 4 देखिए तो आपको देखेगा जो ये राशि है ये ई थेवेनिन के इक्विवेलेंट है, और जो ये राशि है वो Z थेवेनिन के इक्विवेलेंट है ना। तो यहां पर हम क्या ई इक्विवेलेंट, या यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, Z इक्विवेलेंट। तो आई एल क्या मिलेगा हमें, ई इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस का ZL, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं आई एल बराबर ई टी एच या ई थेवेनिन अपॉन Z थेवेनिन प्लस ZL। तो समीकरण जो हमें चित्र ए है उससे जो समीकरण 7 मिला, ये जो समीकरण 7 मिला उसमें जो आई एल का मान है वो क्या मिला हमें, ई इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, जिसको हम ई इक्विवेलेंट को या यूं भी लिख सकते हैं आई एल इक्वल टू ई थेवेनिन अपॉन Z थेवेनिन प्लस ZL। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि चित्र ए है वो चित्र बी के बराबर है या समतुल्य है। तो हम चित्र बी में देखते हैं,
चित्र बी में आप ऊपर देखेंगे कि अगर उसमें हम IL का मान निकालेंगे, ये आप देखिए चित्र बी देखते हैं, ये देखिए इसमें जो IL होगा वो IL क्या होगा, वो होगा E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट प्लस ZL। तो ये आप इस चित्र से हम, ये जो समीकरण है उससे हम इस चित्र बी से हम IL का वैल्यू निकालेंगे, वो क्या मिलेगा हमें, E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट प्लस ZL, या यूं कहें E थेवेनिन अपॉन Z थेवेनिन प्लस ZL। तो जो समीकरण 7 वो समीकरण इसके क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो चित्र ए है वो चित्र बी के समतुल्य है, और यही हमें थेवेनिन प्रमेय कहता है। तो इससे क्या होता है, थेवेनिन प्रमेय प्रूव होता है, सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस अपने कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।